नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। 8 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान से दो दो हाथ होगा। यह बात कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कह रहा है, कैमरे पर कही गई है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करेगी, डांट लगाएगी। पाकिस्तान के साथ वो सुलूक किया जाएगा जैसा सुलूक दुश्मन के साथ किया जाता है। कश्मीर का चुनाव खत्म होते ही पाकिस्तान को सही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मोदी सरकार का ऑपरेशन पाकिस्तान रेडी हो चुका है। कश्मीर के चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, इस बात का प्लान, इस नतीजों के बाद इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा। एलओसी के इस पार क्या होगा, इसका असर एलओसी के उस पार दिखाई देगा। कश्मीर के चुनाव में क्या होता है, यह तय करेगा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भारत सरकार क्या करने वाली है। पाकिस्तान को डर लगने लगा है और अमित शाह ने कह दिया है यह डर अच्छा है, यह डर होना चाहिए। बाकी बात इस रिपोर्ट में खुलकर समझते हैं। पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करेंगे, यह है हिंदुस्तान के गृह मंत्री का बयान। तो क्या एलओसी पर किसी भी वक्त शुरू होने वाला है घमासान? पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करेंगे, दो दो हाथ करेंगे, दो दो हाथ करेंगे। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है, ये कहकर अमित शाह ने क्या हिंट दिया है? पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है, मोदी से डरता है, मोदी से डरता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद को पहाड़ में गाड़ देगी। जब तक आतंकवाद तब तक नहीं होगी पाकिस्तान से कोई बात। ये कहकर बीच चुनाव मोदी सरकार ने पाकिस्तान को कैसे दे दिया है तनाव। नरेंद्र मोदी सरकार है, हम टेररिज्म को पहाड़ में से गाड़ कर रख देंगे, इनको नहीं पनपने देंगे। नहीं, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं करेगा कोई वार्ता नहीं होगी, कोई वार्ता नहीं होगी, कोई वार्ता नहीं होगी। ऑन कैमरा ऐलान हुआ है, पब्लिक के बीच कहा गया है, पाकिस्तान में मोदी के नाम के डर का लाइव टेलीकास्ट अभी होने लगा है। मोदी साहब ने फिर से वार्निंग दी है, स्ट्रेट वार्निंग दी है। कश्मीर की आवाम है, उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया है। वहाँ की जो आवाम है वो मोदी का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सारा कुछ चेंज करके दिखाया है। मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्या चॉइस है? सारे पत्ते तो मोदी साहब के पास हैं। ये मोदी साहब पत्ते खेलता है। सेफ एंड प्रॉस्परस J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ये मोदी की गारंटी है। जम्मू कश्मीर में राउंड 1 की वोटिंग हो चुकी है। राउंड 2 की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। मगर उससे पहले हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधी इकोसिस्टम और एलओसी के उस पार बैठे दुश्मनों में जबरदस्त पैनिक है। पाकिस्तान में अभी से अगले 84 घंटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राहुल, फारूक, उमर, महबूबा, ये सब के सब अगले 5000 मिनट बेचैन रहने वाले हैं। और इन सब की बेचैनी की वजह है नरेंद्र मोदी। पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। वहां पूछा जा रहा है पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर के चुनावी सीजन में एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ राहुल, महबूबा, फारूक, उमर जैसे विरोधी हैं। मगर मोदी विरोधी स्कैम के लिए पाकिस्तान भी खुलकर बैटिंग कर रहा है। पाकिस्तान के चैनल्स पर कांग्रेस के नेता छाए हुए हैं। पाकिस्तानी चैनल पर हेडलाइन भी कांग्रेस की वाहवाही करने वाली ही है। बात चाहे जियो न्यूज की हो, डॉन न्यूज की हो, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा व्यूज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिल रही है। कुछ घंटों पहले की ही बात है जब पाकिस्तान के चैनल पर वहां के रक्षा मंत्री ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इशारों इशारों में पाकिस्तान का पार्टनर बताया था।
एक जैसा एजेंडा चलाने वाला बताया था। मोदी ने जैसे ही राहुल, फारूक और उमर अब्दुल्ला के पाकिस्तानी एजेंडे की पोल खोली, पाकिस्तान मोदी वर्सेस राहुल की हेडलाइन बना दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इंटरव्यू लेने वाले उसी पाकिस्तानी पत्रकार ने कैमरे पर आकर इंटरव्यू देकर भारत में बैठे मोदी विरोधियों के लिए बैटिंग शुरू कर दी, मोदी बैशिंग शुरू कर दी। गौर से सुनिएगा उसने क्या कहा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का बयान जो दिया वो भारतीय हुकूमत के दिल पर तीर की तरह जाकर लगा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी ने ख्वाजा आसिफ का बयान को बुनियाद बनाकर सियासत चमकाना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने ये तक कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है। कांग्रेस और मकबूजा कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादी की खुसूसी हैसियत बहाल कराने का वादा किया है। आप ही के शो में ख्वाजा आसिफ ने जो बात की वो कश्मीरियों के हक से मुतालिक थी और पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली पॉलिसी भी यही है कि जो कश्मीरियों के हक की बात करेगा हम नेचुरली उसकी तायद करेंगे। तो इस पर भारतीय हुकूमत को क्या हुआ एकदम से कि उनकी इतनी स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो गई? व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला साहब जिसके सरबराह हैं, उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासती असम्बली का जो इलेक्शन हो रहा है तो उसमें अलायंस कर लिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि जो आर्टिकल 370 मोदी की हुकूमत ने 2019 में सस्पेंड कर दिया था वो उसको बहाल करना चाहते हैं। सिर्फ इतना कहा कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद जीत जाता है तो ये पॉसिबल भी है। इतनी सी बात की है जिस पे कि पूरे में आग लग गई है। और पहले जो वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उन्होंने एक ट्वीट किया। मोदी साहब ने एक इंतखाबी जलसे में भी ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कहा जी कि जो उनकी तायीद है कांग्रेस के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो इस चीज़ का सबूत है कि जो कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो प्रो पाकिस्तान एजेंडे पे चल रहे हैं। तो इस पे जो मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने और बीजेपी के दीगर लीडरों ने इसको जिस तरीके से प्ले अप करने की कोशिश की है तो इससे ये पता चलता है कि आर्टिकल 370 और 35A पे उनका मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है और उनको ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि कहीं पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलाइंस है ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में अगर इसको अक्सरियत मिल गई तो ये नई असम्बली में आते ही एक रेजोल्यूशन मंजूर करेंगे कि 370 को बहाल किया जाए। तो इससे मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो वो परेशान हैं और जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है ये स्टेटमेंट दरअसल उनकी बौखलाहट का सबूत है। अब इसे संयोग कहे या प्रयोग, पहले पाकिस्तान से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आर्टिकल 370 वाले स्टैंड पर तारीफ करने वाला एक बयान आता है और उसके कुछ घंटों बाद ही घाटी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला वही 370 वाला टेप ऑन करके बैठ जाते हैं। फिर से पाकिस्तान वाली लाइन दोहराते हैं। जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं, गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते हैं नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है, हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें दिखा रहे हैं। ये कहते हैं ना 370 वापस नहीं आएगा। भाई यही लोग थे ना जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों तुम्हारा राज खत्म नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो इनको, फूल वालों को बोलो। और ये जो कांग्रेस वाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त थी गांधी के नेतृत्व में, उससे कहा ये पागल लोग हैं, आप ठहरो। मगर जिस दिन कांग्रेस ने और यहाँ के लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने, अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया। आज ये बन गए हैं हम भारत को बनाने वाले। ये कभी भारत को नहीं बनाएंगे जब तक ये हमें डिवाइड करेंगे, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, ईसाई से। हम इस मुल्क के मालिक हैं। और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स घोड़े पर सवार होकर घाटी के गली मोहल्लों में राउंड लगाते हैं
तो वहां भी कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं, कश्मीर हमारा है वाला नारा ही सुनाई देता है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की उम्मीदवार अपने रोड शो में हिंदुस्तान के तिरंगे की नहीं, धारा 370 खत्म होने से पहले वाले झंडे की बात करते हैं। स्पेशल स्टेटस लेके रहेंगे की बात कहते हैं। जो हमारी पहचान है जम्मू कश्मीर की, जो हमारा अलग झंडा था, जो हमारा स्टेटस था, इंशाअल्लाह रहमान वही हमारा माजी है, वही हमारा कल भी होगा। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी, वो रियासत इंशाअल्लाह रहमान हम उनको वापस देंगे। और याद दिलाना चाहते हैं इनको, जो इन्होंने हमारे बच्चे गिरफ्तार किए हैं उनको हम छुड़ा के ही रखेंगे इंशाअल्लाह। घाटी में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 के खिलाफ जो एजेंडा चला रही है, उस पर पाकिस्तान में कैसी कैसी कमेंट्री हो रही है, ये आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। मगर उससे पहले ये देखना जरूरी है कि शनिवार को अमित शाह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बोलती कैसे बंद की है और पाकिस्तान पर कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्योंकि अमित शाह के तेवर देखकर लग रहा है जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने। पहले यहाँ के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र मोदी, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। अमित शाह का ये कहना कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है, इसकी कई वजहें हैं। उनमें से एक वजह भारत में बैठी वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो श्रीनगर में सोफे पर बैठकर गुफ्तगू करती हैं। चुनाव में मोदी की पार्टी को कैसे हराना है, इसकी स्क्रिप्ट रेडी करती है, और ऐसा करते हुए वो खुलकर धारा 370 वाले मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करती है। जम्मू कश्मीर पर जो लाइन पाकिस्तान लेता है, वही लाइन इंडिया अलायंस में शामिल ये पार्टियां भी रिपीट करती हैं। पाकिस्तान में इन पार्टियों की बल्ले बल्ले हो रही है, मोदी ने खुद कहा है, और ये कैसे हो रहा है, इसका एक और सैंपल देखिए। अब यूनियन मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, आपने इनका बयान देखा होगा, वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो तो तारीख अब ख़त्म हो गई, अब ये यूनियन का हिस्सा ही रहेगी। लेकिन जो हमें उसके मुखालिफ अलायंसेस नज़र आ रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, उनके अंदर तो कुछ और वो कह रहे हैं जी कि हमने तो रिस्टोर करना है वो स्टेटस को जो अगस्त 2019 में तब्दील करने की कोशिश की गई थी। कश्मीरियत का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है जो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। अगर वो स्पेशल स्टेटस फॉर्मली नहीं भी देते तो वो इनफॉर्मली उनके पास रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर तमाम कश्मीरी मुतहिद हैं। धारा 370 पर मोदी के खिलाफ जो बात पाकिस्तान कह रहा है, वही बात कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है। लेकिन ये सिर्फ इकलौता मुद्दा नहीं है। एक दूसरी बड़ी वजह घाटी के चुनाव से भी जुड़ी है। जब से जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग हुई है, जब से राउंड 1 में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है, तब से पाकिस्तान बेचैन हो रखा है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है
कि अगर जम्मू कश्मीर में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए, अगर जम्मू कश्मीर का नतीजा मोदी के फेवर में आया, तो उसका कश्मीर वाला टेप हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बीजेपी की जुमात वहाँ पे काफी अक्सरियत से आती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का सिलसिला जारी है और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आप सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, तो उनको कितने पाकिस्तान के अंदर हकूक दिए जा रहे हैं। और दूसरा, अब हम देखेंगे भारत के अंदर जो कश्मीर है, तो उनको क्या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए या उनके हक के अंदर वोट देना चाहिए। तो आप अभी की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर की आवाम है, उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया है। तो उसका जो बेसिक फैसला करने की बेसिक जो वजह है वो यही है कि मोदी ने जो कश्मीर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करवाए, आप उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देख लें। जब भारत ने भी उससे पहले आज तक इतनी तरक्की नहीं की जितना मोदी के दौर के अंदर भारत ने तरक्की की। आप मोदी की जो जमात है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करवाई है, उन्होंने वहाँ की जो आवाम है उनको सहूलियात दी हैं। तो इस वजह से वहाँ की जो आवाम है वो मोदी का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। आप ये देख लें, जो पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर है वो पाकिस्तान को ही नहीं मानता। आप इस बात को देख लें, वो पाकिस्तान को नहीं मानता, तो जो भारत के साथ है वो कैसे मानेगा? वो पागल ही होंगे जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बाहर जाने का सोच रहे हैं। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक ऐसी बात कह दी है, एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे पाकिस्तान हाथों हाथ पिक कर लेगा और फारूक अब्दुल्ला का नाम लेकर मोदी को टारगेट करेगा। आगे बढ़ने से पहले फारूक अब्दुल्ला का वो बयान सुनिए। जितने भी ये प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, इनकी मेहरबानी से, इनका पैसा है, सारी मदद इनको हो रही है। हमारे लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, हमारे वर्कर्स को जेलों में डाला जा रहा है, फिर कहते हैं हम आपको फ्री इलेक्शन देंगे। मैं इलेक्शन कमीशन से यहां से कहना चाहता हूं, हमें फ्री इलेक्शन चाहिए, इसमें सब आजादी से बोल सके, आजादी से चल सके, आजादी से अपना वोट डाल सके। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि दबाव क्यों है हमारे वर्कर्स के ऊपर, यह नहीं होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला 2024 के चुनाव की ही तरह जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव पर भी सवाल उठा रहे हैं। फ्री इलेक्शन नहीं हो रहा, ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन ये फॉल्स नैरेटिव है। सच तो ये है कि कश्मीर घाटी में बीजेपी अपनी प्रेजेंस मजबूत करती जा रही है। घाटी के लोगों के बीच कमल का फूल बट रहा है। लोग मोदी और मोदी के कैंडिडेट्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को इसी बात से दिक्कत है, इसलिए उनके नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जबकि घाटी के वोटर्स मोदी मोदी कर रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी के कैंडिडेट के साथ दिख रहे हैं। लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लोगों ने आज तक सिर्फ झूठ और फरेब देखा है। मैं मानता हूँ इस बार डेवलपमेंट चाहिए। लोग सेंटिमेंट से थक चुके हैं और इन दो पार्टियों से थक चुके हैं और लोगों के मोदी जी अल्टरनेटिव दिखते हैं। लोग बस हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम लोग डेवलपमेंट चाहेंगे, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। आप देख रहे हो लोगों, हजारों की लोगों संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो माननीय गृह मंत्री जी ने बोला बिल्कुल सत्य बोला है और उस सत्य के साथ यहाँ का कश्मीरी अवाम है। डिजिटल अरेस्ट, यह शब्द आपने अपने मोबाइल पर पढ़ा होगा, अखबारों की हेडलाइन में भी पढ़ा होगा, दोस्तों से सुना होगा, पुलिस वालों ने भी आपको समझाया होगा, व्हाट्सएप पर कई बार मैसेज आया होगा। पहली बार यह पुख्ता खबर सामने आई है कि जो साबित करती है कि डिजिटल अरेस्ट होता है। डिजिटल अरेस्ट में लाखों नहीं 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। यह सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। 2.5 करोड़ रुपए एक डॉक्टर से उड़ा लिए गए। यह बात कोई कहीं सुनी बात नहीं है, हवा हवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने यह खुलासा किया है कि डिजिटल अरेस्ट एक सच्चाई है। इससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके फोन पर एक कॉल आता है, धीरे धीरे आपको एक ऐसे जाल में फंसाया जाता है कि आप करोड़ों रुपए दे देते हैं।
इस खुलासे की एक बात और गौर से सुनिएगा। इससे बड़ी खबर यह है कि आपके लिए इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती। तो आप भी सावधान हो जाइए और टीवी का वॉल्यूम जरा बढ़ा लीजिए। हेलो। हेलो जी। मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो मैं कस्टम ऑफिस से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो मैं ट्राई से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो मैं थाने से बोल रहा हूँ। 1 अगस्त की सुबह 8 बजे के करीब कुछ ऐसा ही हुआ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से एक फोन आया और लखनऊ के डॉक्टर रुचिका टंडन की जिंदगी में तूफान आ गया। नींद उड़ गई, चैन छिन गया। 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा। हर कॉल पर धड़कन बढ़ जाती। हद तो तब हो गई जब कैमरे पर कैद कर दी गई। दूसरी तरफ से फोन पर आवाज आती, जितने पैसे की डिमांड आती पैसे ट्रांसफर करने बैठ जाती। इन 7 दिनों में डॉक्टर रुचिका ने 2.5 करोड़ रुपए विदेशों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। अपना अकाउंट खाली कर दिया। बूढ़ी मां की पेंशन के पैसे निकल गए। एफडी पॉलिसी सब कुछ तोड़नी पड़ी। 7 दिनों तक एक एक लम्हा दहशत में जिया। जब सब कुछ लुट गया तब एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो गई हैं। जो मतलब मेरे फैमिली के पेरेंट्स के मदर के जो भी जॉइंट अकाउंट्स थे, उनके पेंशन का जो पैसा था और अपना जो पीपीएफ वगैरह का जो मतलब जो भी सेविंग्स थी, एफडीज थे, पॉलिसीज़ थी, जो कुछ भी जिस भी तरीके का मनी था अकाउंट में, वो सारा इन्फॉर्मेशन देके उन्होंने मतलब वो सब कुछ ट्रांसफ़र किया 1 हफ्ते अराउंड 1 वीक के अंदर। कॉल किसी तरह डिस्कनेक्ट हो जाए या कुछ भी अगर फेस ना दिखे तो वो फिर कॉल कर देते थे तुरंत। और 5 मिनट्स की उनको अगर कभी नहीं भी, जैसे जहाँ पर उन्होंने कहा था कि नहीं व्हाट्सएप के थ्रू बात करनी है बैंक्स में जैसे कि, तो वो उनको अपडेट्स देते रहना। मतलब 5 मिनट में अगर नहीं अपडेट जाती थी तो उनका कॉल आ जाता था वापस। तो वो हमेशा वीडियो कॉल या फिर व्हाट्सएप से कनेक्टेड ही रहते थे। साइबर क्राइम की भाषा में डॉक्टर रुचिका के साथ 7 दिनों तक जो हुआ उसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है और ऐसी ठगी को डिजिटल फ्रॉड। ये खबर आपको सावधान करने वाली है और जरूरी नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने समझदार हैं। साइबर ठग अब ऐसे तरीके इजाद कर रहे हैं जिसके चक्कर में अच्छे पढ़े लिखे और जानकार लोग भी फंस जा रहे हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपको अगर इन ठगों ने अपने जाल में फंसा लिया तो आप भी इसका शिकार बन सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और पुलिस को इस प्रकार के कार्यप्रणाली की जानकारी हुई थी, परंतु ये केस बिल्कुल ही अलग था क्योंकि डॉक्टर रुचिका टंडन जो काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, एक जानी मानी डॉक्टर हैं, उनको 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कुल 7 दिन डिजिटल अरेस्ट पर कुछ अपराधियों ने रखा। इसके बारे में लीड्स डिजिटल ट्रांजैक्शन से ही मिली। ये गैंग जिस तरह से काम करता है ये बहुत ही प्रोफेशनल और शातिर तरीका है। ये किसी भी व्यक्ति को जिससे ये काम शुरू करता है उसको पूरी तरह से वश में ले लेता है। इस तरह की बातें करता है, ऐसा डर दिखाता है कोर्ट्स का, बड़ी एजेंसीज का, कि जो शिकार है इनका वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और वही काम करता रहता है जो उसे बताया जा रहा है। अक्सर इन चीज़ों के लिए पहले किसी अननोन कॉल सेंटर से काम करके किसी पैकेट का आना या कस्टम्स में किसी पार्सल का आना बताया जाता है।
उसके बाद फिर उन पार्सल में कॉन्ट्राबैंड या ड्रग्स होने की बात कही जाती है, और फिर यहीं से अगर कोई व्यक्ति इसमें इस झांसे में आ जाता है और डर जाता है तो उसके बाद फिर ये पूरा खेल शुरू हो जाता है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, आंख खोल कर देखिए, कान लगा कर सुनिए, क्योंकि साइबर ठगी का ये अब तक का सबसे अनोखा मामला है। डिजिटल अरेस्ट में यहाँ न झूठा थाना है, न कोई फर्जी पुलिस अफसर और न ही नकली इनकम टैक्स के अफसर। यहाँ वीडियो कॉल पर पूरा फर्जी कोर्ट का सेटअप बनाया गया, फर्जी कोर्ट में पेशी करवाई गई, नकली जज से फैसला सुनवाया गया, फर्जी कागज पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, सीबीआई की अरेस्टिंग के डॉक्यूमेंट दिखाए गए, फैसला सुनाकर एक सीधी सादी डॉक्टर का अकाउंट खाली करवा लिया गया। 1-2 लाख नहीं, पूरे 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। सुनने में आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। ये कैसे हुआ, इस पूरी कहानी को सुनिए और डिजिटल ठगों से सावधान रहिए। इस महाठगी की कहानी 1 अगस्त सुबह 8 बजे से शुरू होती है। लखनऊ के एसजीपीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन के मोबाइल फोन पर एक कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स कहता है कि वो ट्राई से बोल रहा है। उसने धमकी दी कि आपके नंबर से लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें हैरेश किया जा रहा है, इसीलिए उनका नंबर बंद कर दिया जाएगा। रुचिका टंडन ने पहले तो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें फिर एक कॉल आई। इस बार कॉल करने वाले ने कहा कि वो मुंबई पुलिस के साइबर थाने से बोल रहा है। फोन करने वाले शख्स ने खुद को आईपीएस अफसर बताया और कहा कि डॉक्टर रुचिका के फोन नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट के जरिए 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। पुलिस आपको कुछ ही देर में अरेस्ट करने पहुंच रही है। ये बात सुनकर डॉक्टर रुचिका डर गईं और इसके साथ ही साइबर ठगों द्वारा ब्लैकमेलिंग और डराने का सिलसिला शुरू हो गया, जो 7 दिन की डिजिटल कस्टडी और 2.5 करोड़ के फ्रॉड पर जाकर खत्म हुआ। इसी फ़ोन नंबर से जो लिंक्ड अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, एक मुंबई में बैंक अकाउंट बताया, उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 7 करोड़ का जो पैसा है वो यूज़ हुआ है, इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है वो पैसा। और कहा होगा मैम कि मेरा तो मुंबई में कोई अकाउंट ही नहीं, मेरे अकाउंट से कैसे पैसे ट्रांसफ़र हो गए? जी, तो उन्होंने कहा कि फिर अगर ऐसा है तो एविडेंस तो आपके खिलाफ ही है, और हो सकता है किसी और ने ये आप कई जगह अपना साइन करते हैं और आधार वगैरह देते हैं, तो किसी ने इस तरीके से फंसाया है आपको। तो ये कह के, लेकिन अब केस तो क्योंकि है, और अगर आप यहाँ आके केस नहीं फाइट कर सकते हैं मुंबई में, तो हमें तो फिजिकली अरेस्ट करने के ऑर्डर्स मिले हैं। 5 मिनट में पुलिस पहुँच के अरेस्ट कर लेगी, और अगर वो चीज़ नहीं चाहते तो मैं आपको डिजिटल कस्टडी में रख सकता हूँ, बट उसके लिए आपको स्काइप पर स्काइप डाउनलोड करना है। तो उसके लिए एक फ़ोन खरीदवाया और उससे कॉन्टिन्यूसली मतलब वीडियो कॉल पर जुड़े रहना है। आप भी सोच सकते हैं कि एक पढ़ी लिखी डॉक्टर 7 दिनों तक कैसे डिजिटल अरेस्ट में रह सकती है, कैसे वो अपने पैसे को अननोन अकाउंट में भेज सकती है, कैसे अपनी और माँ बाप की जमा पूंजी किसी अनजाने के कहने पर ट्रांसफर कर सकती है, कैसे अपने बेटे के भविष्य के लिए जमा पैसों को किसी दूसरे के अकाउंट में भेजने को तैयार हो सकती है। इसका जवाब बहुत ही सीधा है। दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, लाइव कोर्ट की स्ट्रीमिंग होती है। ठगों ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्हें पता था कि फर्जी पुलिस थाना वाला फंडा लोग जान चुके हैं, इसीलिए वर्चुअल कोर्ट बनाकर रुचिका टंडन को इस जाल में फंसा दिया। ऐसा सेटअप तैयार किया कि डॉक्टर रुचिका टंडन यकीन कर बैठी। 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, जिसकी सजा बताई गई 20 से 30 साल, इतना डरा दिया कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई। पहले इन ठगों ने मुंबई की कोर्ट में उन्हें पेश होने को कहा। जब उन्होंने कहा कि वो लखनऊ से मुंबई कैसे आ सकती हैं, तो उन्होंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की सुविधा है। उन्हें तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक भेज दिया गया। डॉक्टर रुचिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही डॉक्टर रुचिका के पास सीबीआई के ऑर्डर की फर्जी कॉपी भेज दी गई। यकीन दिलाने के लिए सीबीआई का वाटरमार्क भी ऑर्डर कॉपी में वैसा ही दिखाया गया जैसा सीबीआई की ऑर्डर कॉपी में होता है। डॉक्टर रुचिका टंडन, जिनका केवल अपने अस्पताल और मरीजों से ही राफ्ता था, वो इस ऑर्डर कॉपी को देखकर यकीन कर बैठी। इस ऑर्डर को पहली बार देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये नकली लेटर है।
इसमें बकायदा हेडिंग में ही लिखा है कंसेंट फॉर डिजिटल कस्टडी, यानी रुचिका टंडन को डिजिटल कस्टडी में रखा जाए, ये जरूरी है और इसके लिए रुचिका टंडन अपनी सहमति दे रही हैं। दूसरी तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोर्ट रूम सज गया। जज साहब बैठ गए थे, सरकारी वकील मौजूद था, कटघरा भी था, नोटरी और अर्दली भी थे। रुचिका समझ ही नहीं पाई कि ये सब कुछ नकली है। रुचिका ने जज साहब को बताया उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। तो जज साहब ने कहा लेकिन सबूत तो आपके खिलाफ हैं, अकाउंट नंबर से जो फोन लिंक है वो तो आपका है। फिर जज साहब ने कहा कि फैक्ट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। रुचिका अपने सारे अकाउंट डिटेल दें, आधार नंबर दें। फिर नकली जज ने आदेश दिया कि रुचिका अपने अकाउंट से सारा पैसा सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगी। वेरिफिकेशन के बाद अगर वो निर्दोष साबित होती हैं तो उनका पैसा लौटाया जाएगा और जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक रुचिका डिजिटली अरेस्ट रहेंगी, हर वक्त कैमरे के सामने रहेंगी, इसकी जानकारी किसी को नहीं देंगी। अगर वो शर्तों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। हाँ जी, वो उन्होंने कम से कम 2-3 बार मेरी कोर्ट में हियरिंग कराई थी, तो उसमें एक जो डिजिटली मतलब उसमें फ़ोन से कनेक्टेड रहते थे वीडियो कॉल से, एक कोई जज आते थे जिनका आईडी और लोगो बन के आता था सीबीआई का अपने, वो एक जज आते थे कोर्ट में, एक सीबीआई ऑफिसर आते थे, एक ये आईपीएस ऑफिसर जो थे वो रहते थे और पूरी कोर्ट में हियरिंग होती थी। और एक वो ये भी बताते थे कि जो जो अकाउंट्स से जो की इन्फॉर्मेशन है और जो पैसा ट्रांसफ़र आप कर रहे हो उसको नोटरी को नोट करने को भी बताते थे। और फिर वो अपने नोटरी से कह के एक अकाउंट देते थे मुझे कुछ समय के बाद, तो उसमें पैसा बताते थे ट्रांसफ़र करने को। और तो उन्होंने मतलब कोर्ट का पूरा आवाज़ आती थी, कोर्ट सीन लगता था, दिखता नहीं था क्योंकि उनके लोगोस थे, बट पूरी आवाज़ आती थी और खड़े होना होता था कोर्ट जज के आने पर, और उसी तरीके का माहौल बनाया हुआ था। जरा सोचिए, एक अकेली महिला जिसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है, बेटे की, बूढ़ी माँ की, अगर उसे लाइव कोई जज गिरफ्तारी के लिए कहेगा तो वो क्या करेगी? वही करेगी जो डॉक्टर रुचिका टंडन ने किया। जज साहब का ऑर्डर सुनकर रुचिका बुरी तरह से डर गई और डिजिटल अरेस्ट होना मंजूर कर लिया। जैसे फर्जी जज ने उनसे कहा वो वैसा ही करती गई। घर में, अस्पताल में, गाड़ी चलाते वक्त हर वक्त स्काइप पर फोन के सामने रही और डॉक्टर रुचिका ने इन 7 दिनों में अपने सारे अकाउंट से 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। फर्जी हाईकोर्ट के ऑर्डर्स भेजे गए और इन्हें इस तरह से साइक कर दिया गया कि ये 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रहीं। इस दौरान ये कहीं जाती भी थी तो स्काइप ऑन रहता था और कार चलाते वक्त भी इन पर लगातार ये गैंग निगरानी रखता था। फिर उसके बाद घंटों इनसे सीबीआई के नाम पर या अन्य एजेंसियों के नाम पर इंटरोगेशन किया। इनके बारे में सारी व्यक्तिगत जानकारी और इनकी सारी फाइनेंशियल जानकारी, इनके खाते, इनके अन्य पर्सनल जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी इनसे ले ली गई। और उसके बाद इन्हें डर दिखाकर फोर्स किया गया कि ये कई कॉरपोरेट अकाउंट्स या अन्य अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र करें। इस प्रकार से 7 दिनों में इनसे 2 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर कराए गए। जब तक डॉक्टर रुचिका समझ पाती तब तक वो ठगों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई उनको ट्रांसफर कर चुकी थी। जब साइबर फ्रॉड्स ने डॉक्टर रुचिका को कहा अब वो अस्पताल जा सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं, तब डॉक्टर रुचिका को इंटरनेट से इस तरह की जानकारी का पता चला, जिसके बाद वो पुलिस के पास गई। मामला 2.5 करोड़ के फ्रॉड का था, इसीलिए एसटीएफ को इसे क्रैक करने की जिम्मेदारी दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ और एसटीएफ ने इसे कैसे क्रैक किया। दरअसल साइबर ठगों ने पैसे ट्रांसफर कराने का बहुत ही सेफ रूट तैयार किया। कई अलग अलग नाम के अकाउंट से पहले करंट और कॉर्पोरेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, फिर उनसे छोटे छोटे मल्टीपल अकाउंट में ब्रेक लगाकर उनसे पैसे ट्रांसफर कराए गए,
फिर उनसे डिजिटल अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया गया। डिजिटल से फिर बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर USDT खरीदी गई। USDT खरीद करके इन पैसों को सेफ रूट कर दिया गया। USDT यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी डॉलर को कहा जाता है। ये डॉलर्स का एक डिजिटल क्वाइन होता है जो बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर आसानी से एक्सचेंज किया जाता है। पैसे को USDT में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से बैंक डिजिटल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। इस गैंग के जो छोटे प्यादे थे उन्होंने USDT खरीदा। गैंग के कुछ मेंबर्स के अकाउंट में 1-1 लाख डिफरेंट अकाउंट से भेजे गए। तो जो नीचे के लेयर के लड़के थे जिन्होंने USDT बाय किया, पैसे उनके अकाउंट में 1 लाख डिफरेंट अकाउंट से भेजे गए, जिनको वो जानते भी नहीं थे। टेलीग्राम के ऐप के माध्यम से केवल एक दूसरे से जुड़े हुए लोग थे। USDT सेलर बायर ग्रुप्स है, उसमें बहुत सारे, आप जब कभी उसको सर्फिंग करेंगे तो देखेंगे बहुत से मल्टीपल चैनल्स हैं जिसमें USDT बाई होती है, सेल होती है, किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती है। तो ये बाइनेंस पे ऐसे बहुत से अकाउंट को लेते थे, फिर उसकी ऐड लगा करके अपने पैसा उन्हीं अकाउंट से भेज दिया गया था। उन अकाउंट से सीधे नहीं भेजा गया था। पहले फर्स्ट स्मॉल अकाउंट से मल्टीपल लेयर के अकाउंट में, लेयर अकाउंट से डिजिटल अकाउंट्स में, डिजिटल अकाउंट से फिर बाइनेंस में पैसे भेजे गए थे। और उनके ऐड में पैसा भेजने वाला तीसरा आदमी कहीं और का होता था और पैसा जिसके अकाउंट में आता था वो कहीं और का होता था। फिर USDT जो परचेज करता था वो बाइनेंस वर्चुअल कॉइन के अकाउंट में रहता था। तो निश्चित तौर पे इसमें एक साथ करने पे मॉडल्स पे भी चूंकि हम लोग काम कर ही रहे हैं सारे मॉडल्स पे, तो बहुत तो नहीं बता सकते। ये जान लीजिए कि काफ़ी सर्विलेंस करने पे कुछ हमको ऐसी चीज़ें मिली जिससे हम लोग कनेक्ट कर सके कि कौन से पैसे, कौन सी IP, कौन से सर्वर यूज हो रहे हैं। वहाँ से काम स्टार्ट हुआ। फिर डिजिटल ट्रेल इसकी जुटाई गई, एक काफ़ी बड़ा चार्ट बनाया गया, पूरा वॉर रूम टाइप बना इसका, कि सारे अकाउंट्स के एक फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिर बाईबैक कैसे शुरू हो रहा है, इस पूरी चीज़ के इसको स्टडी करते हुए कि डिजिटल कॉइन से कैसे वर्चुअल कॉइन को कैसे इनकैश किया जा रहा है। साइबर ठगों ने इतना बड़ा फ्रॉड ऐसे नहीं किया, बकायदा इसके लिए एक बड़ा रैकेट तैयार किया गया और उन लोगों को तैयार किया जिन्हें पैसों की जरूरत थी। अब तक इस गैंग के 16 मेंबर पकड़े जा चुके हैं, जिसमें इसका सरगना गोपाल नेवी में काम कर चुका है। इसने कई पढ़ने वाले लड़कों को जल्द पैसा कमाने का लालच देकर अपनी गैंग में शामिल किया। अब तक पुलिस सभी पैसों की रिकवरी नहीं कर पाई है, लेकिन इस पूरी ठगी के ट्रेल को क्रैक कर चुकी है। इस खबर को देखने के बाद आपके जहन में भी ये फिक्र आई होगी कि जब डॉक्टर रुचिका जैसी पढ़ी लिखी महिला ठगी का शिकार हो सकती है तो कोई भी हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले पासवर्ड को मजबूत बनाएं, उसे या तो याद रखें या सुरक्षित जगह पर रखें। OTP किसी को न बताएं। अगर संभव हो तो यूजर नेम और पासवर्ड के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन अकाउंट के पासवर्ड को नियमित रूप से बदलें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल की तुलना में लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें जिसमें एंटीवायरस और सिक्योरिटी वॉल हो। वित्तीय लेन देन के लिए किसी के भी कंप्यूटर के इस्तेमाल से बचें। फिशिंग ईमेल्स का सतर्कता से परीक्षण करें। किसी भी अनवांटेड ईमेल या मैसेज के लिंक्स और अटैचमेंट्स को क्लिक न करें। इसी तरह SMS और WhatsApp पर आने वाले लिंक्स पर भी क्लिक करने से बचें। बैंक से आने वाले अपडेट्स को रेगुलरली चेक करें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि आपका डिवाइस सुरक्षित रहे। बैंकिंग और वित्तीय लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतें। अगर कोई कॉल करके कानूनी केस के नाम से डराता है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर चेक करें। और इस बात को भी याद रखें कि अभी भारतीय कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है जो शुरुआत में ही आपसे ऑनलाइन पेशी के लिए कहे या किसी केस को सुलझाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए कहे। इस तरह की कॉल सिर्फ धोखाधड़ी के लिए की जाती है। सबसे पहले तो जब भी किसी कॉल पर शंका हो उसे ब्लॉक कर दें। इस प्रकार के अगर कोई भी कॉल्स आते हैं तो सबसे पहले तो कॉल को ब्लॉक कर देना चाहिए। कॉलर को ब्लॉक कर देना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि ये सब जो तौर तरीके हैं वो लगातार भय बनाते रहेंगे और अगर कोई भी कॉलर उनसे बात करना शुरू करेगा तो वो अपराधी इतने शातिर हैं कि वो उस व्यक्ति को अपने वश में कर लेंगे। इसके अलावा अगर कभी शक हो कि कोई गलत कॉल्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली 112 नंबर को कॉल कर देना चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी आएंगे वो इस बात को क्लियर कर देंगे अथवा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कहाँ से ये कॉल्स आ रहे हैं, और 112 नंबर पर कॉल करते ही डिजिटल अरेस्ट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें सचमुच की पुलिस का इंटरवेंशन हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे इस प्रकार की चीज़ों को
स्कूल्स में बच्चों को सिखाना आवश्यक है ताकि वो अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर सकें।